फिल्म डायरेक्टर अंकित इन दिनों माधोडीह गांव में शूटिंग करने आया हुआ था। एक दिन शूटिंग खत्म करके वो अकेला ही गांव के झरने के पास घूमने की नीयत से चला गया। जब वो झरने के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका मन बहुत खुश हो गया। वाह, क्या मस्त नज़ारा है यहाँ का। पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता ये झरना और आसपास की ये हरियाली तो अद्भुत लग रही है। इस जगह का तो मुझे पता ही नहीं था। एक दिन अपनी टीम के साथ मैं इधर भी शूटिंग करने जरूर आऊँगा। वो झरने की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर झरने के नीचे नहा रही एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वो उसे देखता ही रह गया। ये क्या हो रहा है? ये खूबसूरत चीज़ से नज़र हटी नहीं कि दूसरी चीज़ पर नज़र टिक गई। कितनी खूबसूरत है ये लड़की। क्या तीखे नैन नक्श है इसके लंबे काले घने बाल और होठों के नीचे ये काला सा तिल। कयामत है ये, कयामत। अंकित उस लड़की जिसका नाम संध्या था उसकी खूबसूरती को निहारे जा रहा था और जब निहारने पर भी उसका मन नहीं भरा तो वो उसकी तस्वीर खींचने लगा। उसने एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें संध्या की खींची। इस बीच संध्या का नहाना हो गया था और वो कपड़े पहनने लगी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कहीं इसे पता चल गया कि मैंने इसकी नहाते हुए तस्वीर खींची है और इसने ये बात गांव वालों को बता दी तो गांव वाले तो पहले मेरी शूटिंग रोकेंगे और फिर मुझे गिरा गिरा के मारेंगे, वो भी कुत्ते की तरह। अंकित वहां से चुपचाप खिसक गया, लेकिन संध्या की खूबसूरती का जादू उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात संध्या की तस्वीर को जूम करके देखता रहा। उफ, जान ही ये ले लेगी मेरी तो। कल फिर जाऊंगा इस अप्सरा का दीदार करने। लेकिन 2-3 दिन तक शूटिंग से उसे फुर्सत नहीं मिली। उस समय अंकित की हालत ऐसी रही जैसे जल बिन मछली। फिर एक दिन उसने अपनी फिल्म यूनिट से कहा कि सुनो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज शूट नहीं कर पाऊंगा। अंकित ने अपनी यूनिट से झूठ बोला और झरने की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो संध्या नहा चुकी थी और अपने घर वापस लौट रही थी। उसने संध्या को देखकर ठंडी आहें भरी और अचानक से उसके आगे आ गया और संध्या से बोला, बहुत खूबसूरत हैं आप। अचानक से अंकित के इस तरह सामने आ जाने पर संध्या थोड़ा घबरा तो गई, लेकिन अगले ही पल संभलते हुए बोली, डायरेक्टर बाबू, तुम मुझे जानती हो? हाँ, आपको तो सारा गांव जानता है। आप लोग शहर से फिल्म बनाने आए हैं ना यहाँ? हाँ, आया तो हूँ, लेकिन क्या? लेकिन हमें जिस हीरोइन की तलाश है वो मिल ही नहीं रही। क्या तुम हमारी फिल्म की हीरोइन बनोगी? दैया रे दैया, हमको नहीं करना फिल्म विल्म। हमारे बापू को पता लग गया तो वो हमारी बहुत पिटाई कर देंगे। संध्या ने ये बात इतने भोलेपन से कही कि अंकित उसकी ओर देखता रह गया और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए, नहीं तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। ठीक है, चिल्लाओ, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। इस आशिक की बात तो सुन लो जो दिन भर तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता है। अंकित ने जैसे ही ये बात कही संध्या शर्म के मारे लाल हो गई। ये क्या कह रहे डायरेक्टर बाबू? डायरेक्टर बाबू नहीं, अंकित नाम है मेरा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। अंकित ने संध्या से अपने दिल की बात कह दी और उससे कहा कि जब से मैंने तुम्हें देखा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल दिमाग में रहता है संध्या। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हमरे लिए जान भी दे सकते हैं क्या डायरेक्टर बाबू? बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद भी तुमसे प्यार करता रहूंगा और भूत बनकर तुमसे मिलने आता रहूंगा। अंकित की बातों पर संध्या हंस पड़ी और हंसते हुए वहां से चली गई। लेकिन घर वापस लौटने के बाद भी अंकित की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। अगले दिन फिर से अंकित से उसकी मुलाकात हुई। संध्या, कल तो तुमने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हंसकर चली गई, लेकिन सच कहूँ तो मैं कल रात को भी सो ना सका। पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बाबू, आप कहाँ शहर के रहने वाले मॉडर्न और मैं गवार, हम दोनों का कोई मेल नहीं बाबू। ऐसा मत कहो संध्या, प्यार शहर और गांव कहाँ देखता है। प्यार तो बस दिल देखता है, सच्चा प्यार करने वाला दिल। ये कहकर अंकित ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आज संध्या ने उसकी किसी बात पर ऐतराज नहीं जताया। उस दिन के बाद अंकित और संध्या छिप छिप कर मिलने लगे। एक दिन की बात है, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अंकित और संध्या दोनों उस बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। हालांकि बारिश से बचने की कोशिश में वो एक बंद पड़े घर के पास पहुंच गए। ये घर किसका है संध्या? ये हीरामन चाचा और पुष्पा चाची का है।
चाचा चाची तो शहर में रहते हैं, चाचा वहीं नौकरी करते हैं, साल 2 साल में एक बार गांव आते हैं। ओह अच्छा। लेकिन बाबू, इनके घर की चाबी मेरे पास है, इसलिए चिंता मत करिए, हम यहाँ रुक जाते हैं। इनके यहाँ पुराने कपड़े तो होंगे ही, आप कपड़े बदल लेना, क्योंकि बहुत देर तक गीले कपड़ों में रहे तो आपको सर्दी हो जाएगी। उस बारिश में वो वहाँ रुक तो गए, लेकिन उस दिन दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद तो संध्या फूट फूट कर रोने लगी। अरे संध्या, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? बाबू, कुछ हो गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अरे पागल, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ शूटिंग का काम खत्म हो गया है। 10-15 दिन बाद मैं वापस लौट आऊंगा, फिर खुद तेरे बाबूजी से तेरा हाथ मांग लूंगा, ठीक है? सच बाबू? और क्या बाबू, तुम चले जाओगे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। सुनो ना, तुम अपना नंबर दे दो ना, जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें फोन कर लिया करेंगे। अंकित ने अपना नंबर संध्या को दे दिया। अगले दिन वो मुंबई चला गया। उसके जाने के कुछ दिनों बाद संध्या को उसकी बहुत याद आने लगी, तो उसने उसे कॉल किया, लेकिन उसका नंबर तो लगातार बंद आ रहा था। आज बाबू को गए पूरे 1 महीने हो गए। मैंने उन्हें कितना फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर तो हमेशा बंद ही आता है। समय थोड़ा और बीता, और इस बीच संध्या का सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसे जानकर उसके पसीने छूट गए। संध्या गर्भवती हो गई थी। हे भगवान, ये तो घोर अनर्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे? घर वाले तो हमें जान से मार डालेंगे। संध्या ने एक बार फिर से अंकित से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अंकित एक बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। वो पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी के साथ ऐसे ही खेल चुका था, और संध्या उसके लिए सिर्फ एक नई शिकार भर थी। संध्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि आज न कल तो ये बात घर वालों को पता चलनी ही थी। लेकिन फिर भी उसने ये बात घर वालों से किसी तरह छिपा कर रखी। लेकिन एक दिन उसके घर वालों को उसके इस राज का पता चल गया। अरे संध्या, ये क्या किया तूने? पूरी बिरादरी, पूरा गांव, अरे जीना मुश्किल कर देगा हमारा। कौन कौन है वो जिसका पाप तुम अपने पेट में लेकर पाल रही हो? संध्या ने अपनी मां को सारी बातें बताई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे बेटी, ये शहर वाले 1 नंबर के झूठे होते हैं, झूठे। उसने तुम्हारा फायदा उठाया और भाग गया। अब क्या होगा मां? बापू को पता लगेगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। किसी को कुछ पता लगने के पहले कुछ करना होगा। संध्या की मां ने आनन फानन में संध्या की शादी तय कर दी। लेकिन शादी वाले दिन जब जयमाल होने वाला था, तभी संध्या के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। आह आह। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से संध्या को क्या हो गया और वो इस तरह क्यों कराहने लगी। संध्या जोर से कराहे जा रही थी। इस बीच उसकी शादी जिस हरीश नाम के लड़के से हो रही थी, उसने कहा कि देखिए, संध्या की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। सभी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी संध्या ने कराहते हुए एक बच्चे को जन्म दे दिया। जिसने भी ये घटना देखी, सभी को जोर का झटका लगा। हरीश की मां तो लगातार ताने देने लगी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? घोर कलयुग है, घोर कलयुग। क्यों समधन जी, किस जन्म की दुश्मनी आप लोग मुझसे निकाल रहे थे जो ऐसी कुलक्षणी लड़की मेरे बेटे के सिर पर मर रहे थे? हरीश, चलो बेटा, चलो यहाँ से, बारात वापस जाएगी अब। एक तरफ उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ पूरा गांव संध्या और उसके परिवार पर थू थू कर रहा था। अब तो गांव में ये सब बेशर्मी होने लगी शादी के पहले। कोई ये सब कैसे कर सकता है? हा? अरे छी छी छी। संध्या के बाबा लोगों की जली कटी बात सुन रहे थे और फिर वो अचानक उठ खड़े हुए और संध्या के पास जाकर उसका गला दबाने लगे। अरे पैदा होने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? हाँ, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देख, अरे देख, आज सारा गांव हम पर थू थू कर रहा है। संध्या बेचारी सभी की बातें सुन रही थी। उससे बहुत बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने अंकित पर खुद से ज्यादा भरोसा कर लिया था। वो रोए जा रही थी। तभी हरीश ने कहा कि देखिए, मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरे इस फैसले को कैसे देखेंगे, लेकिन भगवान के लिए संध्या को कोसना छोड़ दीजिए। माना उससे गलती हो गई है और गलती की सजा उसे मिल रही है, लेकिन आप लोग उसे कोस कोस कर जिंदा मत मारिए।
मैं संध्या से शादी करने को तैयार हूँ। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। संध्या और हरीश की शादी हो गई। उधर अंकित को भी एक दिन उसके किए की सजा मिल गई। एक बार उसके फिल्म के सेट पर आग लग गई और अंकित आग की लपटों से बुरी तरह घिर गया। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ! लेकिन वो बच नहीं सका, उसकी झुलसकर मौत हो गई। संध्या आज हरीश के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही है। उसने अपनी जिंदगी से एक बड़ा सबक सीखा कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। डोली में बैठी काम्या अपने ससुराल की ओर जा रही थी। उसका पति रजनीश भी साथ साथ चल रहा था। उसके साथ कई बाराती भी थे। डोली चलते वक्त जब हवा से डोली का पर्दा हट जाता तो रजनीश तिरछी आंखों से अपनी पत्नी को देखता, और जब दोनों की नजरें मिलती तो काम्या शर्मा कर अपनी आंखें झुका लेती। उधर बारात में साथ चल रहे सभी लोग काम्या की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। अरे बहुत ही सुंदर पत्नी मिली है अपने रजनीश को। हाँ चाची, लाखों में एक है वो। जैसे जैसे कर काम्या की डोली उसके ससुराल के नजदीक पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जंगल को पार कर जब उसकी डोली एक पथरीले पुल से गुजर रही थी, तभी काम्या के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। आह, हे भगवान, मेरे पेट में दर्द कैसे होने लगा? पहले तो उसने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो जोर से कराहने लगी। आह आह! इस तरह उसके कराहने की आवाज जैसे ही रजनीश ने सुनी तो वो घबरा गया और दौड़कर काम्या के पास गया और उससे बोला, क्या हुआ काम्या? पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। रजनीश ने डोली वाले को डोली रोकने के लिए कहा। अरे डोली वाले भैया, जरा डोली रोकना, मेरी पत्नी के पेट में जोरों का दर्द हो रहा है। डोली वालों ने डोली रोकी। काम्या का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बारात में साथ चल रहे लोग और रजनीश किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से काम्या को क्या हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है। अब वहाँ कोई आसपास डॉक्टर होता तो काम्या को उसके पास ले जाया जाता, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में कहाँ से कोई डॉक्टर मिलता। तभी बारात के साथ चल रही एक औरत ने कहा कि लगता है इसने शादी में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है। अरे किसी के पास हाजमे की गोली है क्या? हाँ चाची, मेरे पास है, अभी देता हूँ। काम्या को हाजमे की गोली दी गई, लेकिन उसके पेट का दर्द कम नहीं हुआ, उल्टा उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। हे भगवान, क्या हो गया है इसे? इतना दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ खड़ी औरतों को पता लग गया कि ये कोई मामूली दर्द नहीं है, ये तो। लेकिन कोई कुछ कहता उसके पहले ही काम्या ने डोली में एक छोटी सी बच्ची को जन्म दे दिया। तुरंत ही बच्ची के रोने की आवाज वहाँ गूंजने लगी। लेकिन डोली में इस तरह बच्ची के जन्म के बाद वहाँ जितने लोग थे उन्होंने उतनी बातें शुरू कर दी। हे भगवान, क्या घोर कलयुग आ गया है। लड़की अभी शादी के बाद घर भी नहीं पहुँची कि उसने बच्ची को जन्म दे दिया। राम राम राम, क्या कहें इसे? दिखने में तो ये इतनी सुंदर है, लेकिन इसके कर्म तो काले हैं काले। ना जाने शादी के पहले इसने किसके साथ अपना मुंह काला किया है। इसे तो अभी के अभी इसके घर वापस भेज देना चाहिए। ये उल्टा तो रजनीश का जीवन ही बर्बाद कर देती। कुछ देर पहले जहाँ सभी लोग काम्या की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वहीं कुछ देर बाद सभी उसकी बुराई करने लगे। कुछ देर पहले तक रजनीश के चेहरे पर जो खुशी थी वो एकाएक गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। ये सब क्या है? ये कैसे हो गया? काम्या ने बच्चे को जन्म दे दिया? कुछ घंटे पहले रजनीश बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी, काम्या को जब उसने पहली बार देखा था तभी उसने तय कर लिया था कि काम्या ही उसकी पत्नी बनेगी। गोरा रंग, लंबा कद, गालों पर काला तिल और फूलों की पंखुड़ी से उसके होंठ उसे बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग बना रहे थे। आप बहुत खूबसूरत है काम्या जी, मैंने आपकी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। शुक्रिया आपका। मैं आपको पसंद तो हूँ ना? रजनीश की बातों का काम्या ने अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया। रजनीश मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपनी माँ और पापा से बोला, मुझे लड़की पसंद है। रजनीश और काम्या ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पंडित जी से पूछकर उनकी कुंडली मिलवाई गई और उनकी शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाया गया। अरे लड़की तो बहुत ही सौभाग्यशाली है रजनीश के लिए। पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। लेकिन क्या? लेकिन शादी के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही लगन शुरू होगा। कुछ महीने का इंतजार रजनीश के लिए बहुत ही मुश्किल था,
क्योंकि वो जल्द से जल्द काम्या से शादी करके उसे अपने घर ले आना चाहता था। लेकिन उसके चाहने से क्या होता? पंडित ने जो मुहूर्त बताया था उसके लिए उसे हर हाल में इंतजार करना ही था। हालांकि इस बीच वो फोन पर काम्या से बात करने लगा और जितनी ही ज्यादा वो काम्या से बात करता उसे उससे उतना ही ज्यादा प्यार हो जाता। सच कह रहा हूँ काम्या, मेरे लिए अब इंतजार करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कैलेंडर पर एक एक दिन काट रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ मैं कब दूल्हा बनूंगा और बारात लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगा। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। बहरहाल दूल्हे की ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर लग रहा था और काम्या तो हमेशा की तरह ही किसी परी की तरह लग रही थी। जब उसने उसके गले में वरमाला डाली तो रजनीश बार बार यही सोच रहा था कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे जो काम्या जैसी लड़की मेरी पत्नी होने वाली है। बहरहाल शादी की रस्में हुई, दोनों ने 7 फेरे लिए और 7 फेरों के साथ पंडित जी ने दोनों को 7 वचन भी दिलाए। अब आप दोनों मेरे पीछे ये दोहराएं, मैं दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सारी बातें रजनीश के दिमाग में घूम रही थी। उधर उस छोटी बच्ची के रोने की आवाज भी उसके कानों में लगातार आ रही थी और साथ ही उसके कानों में आ रही थी अपने रिश्तेदारों की तानों भरी बातें। अरे ये तो समय रहते इस कुलक्षणी का राज खुल गया, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाता है। रजनीश, तू खड़े खड़े क्या सोच रहा है? इसे छोड़ यहीं पर और निकल यहाँ से। ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो सारी जिंदगी इस पागल के साथ रहना पड़ता। रिश्तेदारों की जहर भरी बातें रजनीश खड़े खड़े सुन रहा था और साथ ही वो काम्या का चेहरा भी देख रहा था। काम्या की आंखों में आंसू थे। अचानक रजनीश ने काम्या की छोटी बेटी को उठाया और सबसे कहा, ये मेरी बेटी है, आप लोग मेरी पत्नी को कुछ भी मत कहिए, उसने कुछ नहीं किया, वो बेचारी तो निर्दोष है, ये सारी गलती मेरी है, मेरी। असल में शादी के बीच कुछ महीने का जो अंतराल था, उस अंतराल में रजनीश और काम्या ढेर सारी बातें किया करते थे। एक रात जब रजनीश उससे बातें कर रहा था तो वो एक जिद पकड़कर बैठ गया। काम्या, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम मेरी ये बात नहीं मान सकती। आप समझ नहीं रहे, आप क्या कह रहे हैं? किसी को पता लगा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं करने बोल रहा हूँ तुम्हें, बस तुम्हें अकेले में मिलने के लिए कह रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन छोड़ो, बस हम कल मिल रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। रजनीश की जिद के आगे काम्या को झुकना पड़ा। वे सभी की नजर मिलाकर एक होटल में मिले, लेकिन होटल में मिलने के बाद दोनों खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्यार के सागर में खो गए। लेकिन जब काम्या को समझ आया कि उसने क्या गलती की है तो वो बहुत डर गई। मुझे बहुत डर लग रहा है रजनीश, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, कोई गैर नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं बता दूंगा कि ये सब मेरे कारण हुआ है। काम्या को जो डर था वो हो गया था। काम्या गर्भवती थी। उसने रजनीश को ये बात बताई तो उसने कहा कि काम्या, थोड़े दिन तक ये बात संभाल लो, फिर जब हमारी शादी होगी तो कुछ महीनों के लिए हम बाहर चले जाएंगे, और जब वहाँ से वापसी के वक्त एक बच्चा लेकर आएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। काम्या ने सब कुछ संभाल तो लिया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जमाने से जो राज उन्होंने छिपाया था वो इस तरह बाहर आएगा किसी को नहीं पता था। रजनीश और काम्या की पूरी बातों को सुनकर सभी रिश्तेदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने काम्या से माफी मांगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कुछ बातें शादी के बाद ही हो तो अच्छा है, क्योंकि यही हमारे समाज का नियम है। कोई इसको मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन इसे मानने वाला कभी पछताता नहीं है। रजनीश की जिद पर काम्या ने गलती की थी, इस बात का रजनीश को एहसास था। उसने काम्या से भी माफी मांगी। उसके बाद एक बार फिर से बारात दुल्हन को लेकर उसके घर चल पड़ी, लेकिन ये पहली बारात थी जिसमें दुल्हन के साथ उसकी बेटी भी डोली में जा रही थी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें